फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड जी ने, जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा क्या बताया गया कि नाभिक की त्रिज्या क्या होती है, नाभिक कहाँ पे होता है परमाणु में। ठीक है, तो सब बहुत आसानी से उन्होंने बताया। ठीक है, तो आज हम इसके पूरे आपको दोष बताने वाले हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में कौन कौन से दोष पाए गए। ठीक है, बहुत आसानी से बताएंगे और क्या क्या इन्होंने निष्कर्ष निकाले इस मॉडल से। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो और बहुत ही आसानी से आपको समझाने वाले हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को। तो कह रहा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसे हम परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। तो ये बात हो गई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को हम क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिकीय मॉडल। तो इसे थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है क्या। ठीक है, तो बात की गई इंग्लिश वैज्ञानिक जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इनका पूरा नाम है वैज्ञानिक का अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, इन्होंने क्या किया, 1911 ईस्वी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया। तो अगर आपने वीडियो देखा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कण का जो आपको प्रकीर्णन प्रयोग बताया गया था, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी से वीडियो समझ में आने वाला है। नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं उन्होंने क्या बताया था। तो उन्होंने क्या क्या था, एक रेडियम नाम का तत्व लिया था, जिससे अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। ठीक है, अल्फा कणों की जब बमबारी कराई तो उन्होंने क्या देखा, परमाणु जो था उससे क्या हुआ, कुछ जो किरणें थी वो सीधी रेखा में निकल रही थी। ठीक है, कुछ आर पार जा रही थी, कुछ का क्या हुआ, कुछ थोड़े कोण से क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी। तो जब विक्षेपित हो रही थी तो उन्होंने क्या पता किया कि यहाँ पे एक छोटा सा भाग है, ठीक है, जिसे नाभिक कहते हैं, वो उस पर क्या हुआ, बहुत धनावेश स्थित है। क्योंकि अल्फा कण जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, धनावेशित होते हैं, हीलियम का नाभिक होता है। तो आपको पता है धनावेशी धनावेश को प्रतिकर्षित कर सकता है, इसी कारण ये सीधी रेखा में न जाकर कुछ अल्फा किरणें क्या होती है, मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला हमने आपको बताया था बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये बात हुई थी। अब उसी के आधार पर ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताया गया, उन्होंने निष्कर्ष निकाले और बताया इसे। ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने कि इस रदफ जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग था, उसके आधार पर उन्होंने परमाणु की त्रिज्या जो निकाल बताई, वो बताई 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, और नाभिक की त्रिज्या जो बताई, नाभिक की त्रिज्या क्या बताई, 10⁻15 मीटर। मतलब परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर है और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर। तो भाई इसे जरूर याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10⁻10 मीटर और उसकी 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो आप चलो देखते हैं मेन टॉपिक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो चलो एक एक लाइन आसानी से पढ़ते हैं, जिससे आपको आसानी से समझा सके। तो देखो कहा गया, परमाणु एक अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना कि रदरफोर्ड ने क्या कहा, परमाणु एक सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन क्यों है, क्योंकि आपको बताया गया है कि उसमें जो नाभिक में धनावेश होता है, वो धनावेश जितना होता है उतना ही बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षाओं में। तो जितना इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके, अगर मान लो 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो 4 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 4 ही धनावेश होगा, तो एक दूसरे को निरस्त करके क्या होते हैं, उसका आवेश शून्य हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। देखो आप कहा गया, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जो 2 भागों से निर्मित होता है। धनावेशित नाभिक, आपको पता है धनावेशित नाभिक होता है अंदर, और बाहरी कक्षाओं में क्या होता है, बाहरी कक्षाओं में आपके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो से वो मिलकर बना है। तो यही कहा कि आपका, ठीक है, तो परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है, जो 2 भागों से निर्मित है, धनावेशित नाभिक और नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो 2 भागों से निर्मित है आपका परमाणु। ठीक है, तो आपको भी पता चल गया 2 भागों से निर्मित। आप दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा, परमाणु का कुल धनावेश और समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म भाग में संचित रहता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। तो आपको बताया गया कि परमाणु का समस्त धनावेश जो होता है वो उसके केंद्र पर स्थित होता है, यहाँ पे केंद्र पर स्थित होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक है, इसकी त्रिज्या भी बताई गई 10⁻15 मीटर होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो उन्होंने क्या कहा, परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का कुल धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में संचित होता है। मतलब जो नाभिक होता है बहुत ज्यादा सूक्ष्म भाग होता है, जिसे परमाणु का नाभिक कहते हैं। देखो 10, इसकी त्रिज्या इसमें बताई गई है 10⁻13 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और हमने बताया आपको मीटर में, तो वही चीज। तो अगर सेंटीमीटर में निकालो 10⁻15 इंटू 10⁻2 सेंटीमीटर, तो 10⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मीटर में याद करो। ठीक है, 10⁻15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻10 मीटर ही आएगा। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई। ठीक है, और देखो क्या बताया उन्होंने कहा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर
अपेक्षाकृत दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे स्थित ना होकर क्या होते, स्थिर ना होकर इसके चारों कक्षाओं मतलब कक्षाएं जो बाहर होती हैं उन पे क्या होता है, घूमते रहते हैं, एक जगह स्थित नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया, परमाणु में इलेक्ट्रॉन धनावेशित नाभिक के चारों ओर अपेक्षाकृत अधिक दूरी पर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे घूम रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन, ये देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर बाहरी कक्षाओं में घूम रहे हैं। ठीक है, आप देखो उन्होंने अगला पॉइंट क्या बताया, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश की यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, इस कारण परमाणु उदासीन होता है। तो आपको ये तो हमने बता ही दिया है कि इसमें जितना धनावेश होगा उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण क्या होंगे, धनावेश और जो प्लस होगा वो माइनस को मतलब निरस्त कर देगा, कह सकते हो काट देगा, जिससे क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है, परमाणु का आवेश 0 होता है। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश की यूनिटों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो ये भी बात हो गई, ये भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा है इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है। तो ये क्या बात नहीं बता दी गई, देखो भैया ये भी देखते हैं। कह रहा इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल उत्पन्न करता है, क्यों उत्पन्न करता है, आपको पता है बाहर इलेक्ट्रॉन है, अंदर नाभिक के कौन बैठा है, पॉजिटिव बैठा है, तो जहां पे माइनस और प्लस मतलब विपरीत प्रकार के जहां पे आवेश होंगे वो आकर्षण उत्पन्न करेंगे, और जहां पे आपके समान प्रकार के आवेश होंगे वो क्या करेंगे, प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं, आपको पता है। तो आपको पता है कि इसमें नाभिक में अंदर पॉजिटिव बैठा, बाहर है निगेटिव, तो ये क्या करेगा, आकर्षण बल उत्पन्न करेगा। तो यही बात कही कि धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न मतलब कि ये जो आपका आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, इसके कारण क्या होता है, अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है, अपकेंद्र बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अपकेंद्र बल आपका उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि आपका ये जो आकर्षण बल और अपकेंद्र बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपके नाभिक पर गिरते नहीं है। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है इस पर गिर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, आप देख रहे हो ये एक जब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने लगेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ये इसके पास नहीं आ जाएंगे। तो क्यों नहीं आते, ये बताया रदरफोर्ड ने, क्यों नहीं आते, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो आकर्षण बल उत्पन्न करते हैं, लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की वृत्ताकार गति के कारण अपकेंद्र बल भी उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और वो वहां पे मतलब नाभिक पे नहीं गिरते। तो यही बात हुई, इलेक्ट्रॉनों पर धनावेशित नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है, परंतु इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनके कारण क्या होता है, परिक्रमण से उत्पन्न जो वो रोटेशन कर रहे हैं, घूम रहे हैं चारों तरफ, उससे उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बलों को संतुलित कर देता है। आप कहा गया रदरफोर्ड के मॉडल को सौर या ग्रही मॉडल भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इस मॉडल में यह संकल्पना की गई कि जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। मतलब कि मेन पॉइंट कहा गया, जिस प्रकार सूर्य उसके चारों ओर पृथ्वी ये सब चंद्रमा ये सब जैसे चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर भैया कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे ग्रही मॉडल या सौर मॉडल भी कहा गया। तो ये बात होगी, तो आपको सारे पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे, एकदम आसानी से समझाएं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, इसमें दोष कौन कौन से पाए गए, दो दोष पाए गए रदरफोर्ड मॉडल में, कौन कौन से, देखो आप भैया एक वैज्ञानिक आ गए, इन्होंने इनकी एंट्री होती है क्लार्क मैक्सवेल की, आपने नाम सुना होगा क्लार्क मैक्सवेल का। इन्होंने क्या कहा कि विद्युत गति की इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता है, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो इन्होंने क्या कहा क्लार्क मैक्सवेल ने कि विद्युत गति की सिद्धांत के अनुसार एक जो गतिशील कण होता है, मतलब जो गतिशील आवेशित कण होता है, ये जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गतिशील हैं, ये क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो गतिशील कण होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता। देखो क्या कहा क्लार्क मैक्सवेल ने, विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। देखो ये आपका नाभिक है, इसके चारों जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, निरंतर विद्युत मतलब ऊर्जा का आपका ऊर्जा निकालते रहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा अगर निकालते हैं तो क्या होगा, जब ऊर्जा कम होती जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन की तब धीरे धीरे ऊर्जा कम होती जाएगी। जब धीरे धीरे ऊर्जा कम होती जाएगी तो क्या होना चाहिए, इनको नाभिक पर गिर जाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी, मान लो आप धूप में घूम रहे हो, आपकी ऊर्जा कम हो जाएगी तो धीरे धीरे आप गिर नहीं जाओगे। तो वही चीज बताई गई इसमें। तो देखो यही कहा उन्होंने कि क्लार्क मैक्सवेल के विद्युत गति के सिद्धांत के अनुसार एक गतिशील विद्युत आवेशित कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्या होती है, लगातार कम होती जाती है। तो क्या होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए नाभिक पर। इस सिद्धांत से निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करेगा।
मतलब प्रकाश खर्च करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा कम होती चली जाएगी। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या लगातार कम होती रहेगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक पे गिर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, नाभिक का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नाभिक पर गिर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाएगा तो क्या होगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो माइनस प्लस को खत्म कर देगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, त्रिज्या कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नाभिक पे गिर पड़ेगा। नाभिक में इलेक्ट्रॉन के गिरने का अर्थ होगा परमाणु का विनाश और परमाणु के अस्तित्व का अंत। परंतु हम जानते हैं कि वास्तव में ऐसा कभी नहीं होता। परमाणु एक स्थायी निकाय है, मतलब वो चल स्थायी है, उस पर इलेक्ट्रॉन गिरते ही नहीं है। अतः रदरफोर्ड मॉडल जो है निकाय के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। मतलब कि ये जो निकाय का स्थायित्व तो नहीं बता सका रदरफोर्ड मॉडल, मतलब कि निकाय जो स्थायी कैसे होता है उसकी व्याख्या करने में असफल रहा, क्योंकि विद्युत गतिकी के अनुसार जो आवेशित कण है वो क्या होते हैं, जब आवेशित कण जो वृत्ताकार गति करते हैं तो उनकी ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। मतलब जो आवेशित कण जब गतिशील होते हैं तो उनकी ऊर्जा लगातार घटती जाती है। जब ऊर्जा घटती जाएगी तो क्या होंगे, धीरे धीरे उनकी कक्षा में कमी आएगी, धीरे धीरे उनकी कक्षा घटती जाएगी। ऊर्जा में कमी के कारण क्या होगा, वो नाभिक में गिर जाएंगे। तो ये तो कभी होता नहीं कि वो नाभिक में इलेक्ट्रॉन गिर जाए। इसलिए क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु निकाय के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। अब दूसरा नंबर आता है 2 का, कह रहा है यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवर्त की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता। परमाणु स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती। अतः रदरफोर्ड का मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। मतलब कि इसके अनुसार क्या बताया गया कि नाभिक की जो परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या कह रहा है, लगातार प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, जिससे क्या होना चाहिए, जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है, जो प्रकाश रेखाएं हैं वो एकदम उसका स्पेक्ट्रम जो है उसकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, निश्चित रेखाएं होनी चाहिए उसकी। मतलब कि जो परमाणु का स्पेक्ट्रम है, जो उससे ऊर्जा निकल रही है, उस पर क्या होना चाहिए, निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, निश्चित आवृत्ति की रेखाएं हो रही हैं। तो ये कहा गया यदि नाभिक की परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। मतलब कि स्पेक्ट्रम एक के बाद एक होना चाहिए, रुक रुक कर नहीं होना चाहिए, अर्थात स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की रेखाएं नहीं होनी चाहिए। परंतु वास्तव में परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता और क्या होता है, स्पेक्ट्रम में निश्चित आवृत्ति की कई रेखाएं होती है। अतः रदरफोर्ड का मॉडल परमाणु रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा, अर्थात ना ये रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाया और ना परमाणु निकाय के स्थायित्व को बता पाया, स्टेबिलिटी को बता पाया। तो ये थे रदरफोर्ड मॉडल के दोष, जो कि आप मतलब कि 2 दोष थे कि रदरफोर्ड मॉडल निकाय का स्थायित्व तो नहीं बता पाया और स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर पाया। तो भाई ये दोनों थे इसके दोष, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत आसान था, पूरा एक एक आपको समझाया बहुत आसानी से, ठीक है। तो देख सकते हो कितना आसान था, 1911 में वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने इसको बताया था, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।